हेलो स्टूडेंट्स, +1 बिजनेस स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बीरतुंगल, जिला मंडी। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप। प्यारे बच्चों, पुराने समय में व्यवसाय बहुत ही छोटे पैमाने पर किया जाता था, इसलिए उस समय एकल व्यापार ही व्यावसायिक संगठन का सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप था। धीरे धीरे सभ्यता के विकास व शिक्षा के विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताएं व रुचियों में वृद्धि होने लगी, जिस कारण से व्यवसाय विस्तृत पैमाने पर किया जाने लगा। व्यापार का जो आकार है या पैमाना है वो बढ़ता गया। बढ़ते पैमाने के कारण पूंजी, प्रबंध, दायित्व आदि से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूपों का जन्म हुआ। व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों का संबंध व्यवसाय के स्वामित्व के साथ होता है तथा स्वामित्व एक वैधानिक धारणा है जो व्यवसाय के स्वामी के अधिकार एवं दायित्व निर्धारित करती है। स्वामित्व के विभिन्न प्रारूपों के साथ साथ स्वामी के अधिकार एवं दायित्व भी बदलते रहे। व्यावसायिक संगठन का स्वरूप इनके बाहरी अस्तित्वों का निर्धारण करता है तथा अन्य पक्षकार इस अस्तित्व को देखकर इसकी पहचान करते हैं। The form of business organization determined its existence and the other parties recognized it through this existence। तो प्यारे बच्चों, स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक संगठनों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, और तीसरा है मिश्रित क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर, इसको भी आगे 2 वर्गों में बांटा गया है। एक गैर निगमित, नॉन इनकॉर्पोरेटेड, दूसरा है निगमित, इनकॉर्पोरेटेड। और सार्वजनिक क्षेत्र को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, गैर निगमित और निगमित। प्यारे बच्चों, गैर निगमित में जो निजी क्षेत्र है उसका जो गैर निगमित भाग है उसमें संगठन के हमारे पास 4 स्वरूप हैं। एक है एकल स्वामित्व व्यवसाय, जिसको सोल प्रोप्रिएटरशिप कहते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, साझेदारी, पार्टनरशिप, और लास्ट है संयुक्त साहस, ज्वाइंट वेंचर। और निगमित में संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सहकारी उपक्रम, कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस। बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर की। इसमें गैर निगमित में विभागीय उपक्रम यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आता है, और भारत में रेलवे विभाग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरह से आकाशवाणी और भारतीय डाक भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के उदाहरण हैं। निगमित में हमारे पास सार्वजनिक यानी पब्लिक कॉरपोरेशन, और दूसरा है सहकारी कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी। इसके बाद मिश्रित क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर। प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक नई ऐड टीवी में आ रही है जिसमें बी की आवाज़ से वो ऐड आपको वी इस तरह की आवाज़ से ऐड आपने देखी होगी। ये उदाहरण है वोडाफोन और आइडिया का, यानी वी फॉर वोडाफोन एंड आई फॉर आइडिया। इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया है जो आईटी और कम्युनिकेशन सेक्टर में एक बड़ी कंपनी के रूप में यह सेक्टर में ये काम कर रहे हैं मिल करके। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एकल स्वामित्व व्यवसाय के बारे में कि एकल स्वामित्व या एकाकी स्वामित्व का क्या अर्थ है, सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्रिएटरशिप किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा हमने पहले डिस्कस किया
कि एकल व्यापार व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना स्वरूप है और वर्तमान में जितने भी व्यावसायिक संगठन हैं इसी के बदले हुए रूप हैं। यह भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचलन मिलता है। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, सभ्यता का विकास हुआ, शिक्षा ने विकास किया, तो इसके साथ साथ हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो रुचियां हैं वो भी बदली हैं, जिस कारण से जो व्यवसाय है उसका स्वरूप बदला है। व्यवसाय बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। तो प्यारे बच्चों, एकल स्वामित्व को स्थापित केवल एक व्यक्ति करता है। वह अकेला पूंजी लगाता है, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए स्वयं प्रबंध और संचालन करता है तथा लाभ हानि का स्वयं ही अधिकारी होता है। ऐसे व्यवसायी को एकल व्यापारी, सोल ट्रेडर, और ऐसे व्यवसाय को एकाकी व्यापार यानी सोल ट्रेड कहते हैं। यहाँ एक बात समझ लेनी जरूरी है कि यहाँ यह कदापि नहीं है कि वह अकेला ही व्यापार करेगा और सभी क्रियाएं करेगा। वह दूसरे व्यक्तियों की हेल्प ले सकता है, कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, लेकिन जहाँ पर बात आएगी पूंजी की तो वह स्वयं पूंजी लगाएगा। पूंजी में वो किसी को हिस्सेदारी नहीं देगा, ना ही संपत्ति में हिस्सेदारी देगा। हाँ, अगर उसे पूंजी की आवश्यकता है तो वह दूसरे व्यक्तियों से या वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में अपनी आवश्यकताओं को वित्त प्राप्त करके पूरा कर सकता है। प्यारे बच्चों, इसके जो हमारे पास उदाहरण हैं, हमारे आस पड़ोस में जो ग्रोसर की शॉप है, एकल स्वामित्व का उदाहरण है। हमारे आस पड़ोस में कपड़े की दुकान है, एकल स्वामित्व का उदाहरण है। बाजार में जूतों की दुकानें जो हमारे आस पास पाई जाती हैं, ये भी एकल स्वामित्व का उदाहरण है। यानी ग्रोसर, क्लॉथ शॉप, शूज शॉप, ये सारे जो हैं वो एकल स्वामित्व व्यवसाय के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, एकल स्वामित्व की जो विशेषताएं या लक्षण जिनके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं, तो एकल स्वामित्व की विशेषताएं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप। प्यारे बच्चों, पहली विशेषता है एकल स्वामित्व या एकाकी स्वामित्व, इंडिविजुअल ओनरशिप। एकल व्यापार की सबसे पहली विशेषता यह है कि इस पर एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है और वह सारी संपत्ति और साधनों का अकेला ही स्वामी होता है। नंबर 2, एकाकी प्रबंध, सोल मैनेजमेंट। एकल व्यापार में व्यवसायी ही या स्वामी ही प्रबंधक का कार्य भी करता है, लेकिन अगर व्यवसाय का आकार बढ़ जाता है, पैमाना बढ़ जाता है, तो वह प्रबंधकों की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होगा। नंबर 3, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एकल व्यापार का दायित्व व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से अधिक हो सकता है, अर्थात यदि व्यवसाय में अधिक हानि हो जाती है तो वह व्यवसाय की संपत्तियों में से दायित्व का भुगतान करने में संभव नहीं हो पाता है, तो वह घरेलू संपत्तियों को बेचकर दायित्वों के भुगतान के लिए वो प्रयोग करेगा या उसे करना पड़ेगा और उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए कई बार दिवालिया भी घोषित कर दिया जाता है। नंबर 4 है गोपनीयता, सीक्रेसी। एकल व्यापार की एक और विशेषता यह है कि जो व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूपों में नहीं पाई जाती है, वह है गोपनीयता के रूप में। व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी केवल स्वामी तक ही होती है और उसे पता है कि कौन सी बात बतानी है, अन्य पक्षों को कौन सी छुपानी है। तो कोई भी पक्षकार इनसे अनुचित लाभ नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो बातों को जो उसने नहीं बतानी है, जो सीक्रेट रखनी है, वो उसे सीक्रेट रख सकता है। अंतिम विशेषता है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। एकल व्यवसायी या स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय को चुन सकता है।
व्यवसाय के अन्य स्वरूपों में अनेक लोगों की राय लेना पड़ती है। पार्टनरशिप है, उसमें 2 या 3 या ज़्यादा लोगों को पूछना पड़ता है। इसी तरह से सहकारी समितियों में भी, लेकिन यहाँ पर वो अकेला है और वो स्वतंत्र है व्यवसाय का चुनाव करने के लिए। वो चुन सकता है कि मैंने कौन सी शॉप करनी है, किस तरह का बिजनेस करना है, उत्पादन का करना है या क्रय विक्रय का करना है। क्रय विक्रय का अगर करना है तो मैंने ग्रोसर की शॉप खोलनी है या कपड़े की दुकान खोलनी है या कोई और बिजनेस करना है, डेली नीड्स की वस्तुओं को खरीदना या बेचना है। वो स्वतंत्र है। और साथ में आप यहाँ ये भी ध्यान दें कि भविष्य में भी अगर उसको उस व्यवसाय में कठिनाई आती है तो उसमें भी वो परिवर्तन कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज हमारा टॉपिक। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी ने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा, समझ आया होगा। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप राइट करें। धन्यवाद।